इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट के बीच जाति की बैठक शुरू हो गई है, जिससे मंत्रिमंडल में उनको जगह मिल सके। विधानसभा सत्र के बीच में ठाकुर समुदाय के विधायकों ने बैठक की, फिर ब्राह्मण विधायकों ने बैठक की। उत्तर प्रदेश विधानसभा में ब्राह्मण विधायकों की सक्रियता चर्चा में है। कुशीनगर के बीजेपी विधायक पीएन पाठक के लखनऊ आवास पर ब्राह्मण विधायकों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें पूर्वांचल और बुंदेलखंड के विधायक शामिल हुए। इस बैठक को सहभोज का नाम दिया गया है। बैठक में पत्रकार से विधायक बने शलममणि त्रिपाठी भी शामिल हुए। मिर्जापुर के विधायक रत्नाकर मिश्रा और एमएलसी उमेश द्विवेदी की इस बैठक में मुख्य भूमिका रही। सूत्रों के अनुसार बैठक का उद्देश्य ब्राह्मण समुदाय की राजनीतिक स्थिति और विधानसभा में उनकी आवाज को सशक्त बनाना था। बताया जा रहा है कि ब्राह्मणों की राजनीति, भागीदारी और उनके मुद्दों पर चर्चा के लिए ये बैठक आयोजित की गई है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने थाना बादलपुर में सहारा से जुड़े 7 बिल्डरों के खिलाफ अवैध निर्माण मामले में एफआईआर दर्ज की है, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति का संकेत दिखाती है। हालांकि स्थानीय जानकारों का कहना है कि कार्रवाई काफी देर से हुई। वर्क सर्कल 1 में पिछले 2 वर्षों में जिम्मेदार अधिकारियों की मौजूदगी में लाखों वर्ग मीटर भूमि पर अवैध निर्माण हो चुका है। पहले जब इन्हें रोकने की कोशिश हुई तो पुलिस बल की कमी और कानून व्यवस्था बिगड़ने के डर से कार्रवाई टाल दी गई। यदि समय रहते रोकथाम होती तो शहरी विकास और राजस्व में सुधार होता। अब सवाल यह है कि यह अभियान केवल कागजी कार्रवाई और चुनिंदा बिल्डरों तक सीमित रहेगा या पूरे अवैध निर्माण नेटवर्क पर निष्पक्ष कार्रवाई होगी। असली परीक्षा अभी बाकी है। गाजीपुर के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर दयालु पहुंचे। 50 लाख रुपए की लागत से निर्मित 12 विकास परियोजनाओं का उन्होंने शिलापट का अनावरण किया। रेवतीपुर ब्लॉक प्रमुख राहुल राय ने उनका स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे चेहरे का आगमन आज था गाजीपुर जनपद के गौरा गांव में। डॉक्टर दयाशंकर मिश्र, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आयुष्मान सुरक्षा औषधि विभाग। सर, आज गौरा में आप आए थे और आपके मित्र भी थे, सखा भी थे, आपने बहुत सारे कार्यों का आज शिलान्यास भी किया। निश्चित ही गांव की इस गाजीपुर का ऐतिहासिक जिला, ये हमारी जन्मस्थली भी है। यहाँ आकर अपने मित्र के बुलावे पर उनके गांव में आ जाने का अवसर मिला और मैं बहुत दिनों से चाह रहा था यहाँ आना। तो आज इस गांव की विकास की बहुत सारी योजनाओं का आज लोकार्पण हुआ है और बहुत सारे काम यहाँ जो बाकी है, हमारे प्रमुख जी अजिताभ राय जी ने और हमने यह संकल्प लिया कि इस गांव में विकास संबंधी जो भी कार्य होगा आगामी दिनों में उसको कराने का प्रयास किया जाएगा। भाई सत्येंद्र राय जी और उनकी पत्नी जो ग्राम प्रधान अरुंधति राय, उनके द्वारा इस गांव में विकास का जो काम कराया जा रहा है, उससे गांव की में विकास की कह सकते हो कि एक नई गंगा बह रही है और उसी को और आगे बढ़ाने का हम लोगों ने आज संकल्प लिया है। सर, जनता के प्रति उत्सुकता थी कि आज आप आएंगे, लेकिन लोगों ने मुझसे कहा कि सड़क की बात की, थोड़ा सा अगर काम हो जाए। मंच से भी आपने कहा जो भी काम होगा उसी को कराने का वायदा किया है कि जो काम हमारे स्तर का है वहां कराऊंगा, नहीं ऊपर शासन स्तर का जो काम होगा, जिला प्रशासन का जो काम होगा, उसके लिए लड़के इसको कराना है। और मुझको लगता है कि बहुत काम बाकी नहीं है, जो बाकी है उसको हम लोग आने वाले दिनों में कर लेंगे। गौरा गांव में आए, लोगों ने स्वागत किया, कैसा लगा आपको? अभिभूत हूँ। पूरे गांव की जनता ने आज जिस तरीके से और इतना ठंड में
पूरा गांव आज यहाँ इकट्ठा था। रास्ते में लोगों ने दर्जनों जगहों पे स्वागत किया। तो हृदय की गहराइयों से अपने ग्रामवासियों का आभार व्यक्त करता हूँ। इंडिया वाइज से सीधी बातचीत। सर, आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। संपूर्ण विश्व को सद्मार्ग पर ले जाने वाले महान संत प्रेमानंद महाराज जी के समर्थक लगातार बढ़ रहे हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस के मुख्य याचिकाकर्ता और श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश फलाहारी महाराज ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर प्रेमानंद महाराज को भारत रत्न देने की मांग की है। फलाहारी महाराज ने पत्र में बताया कि संत प्रेमानंद ने अपने दिव्य प्रवचनों से मादक पदार्थों, कुसंगति, जुआ आदि का त्याग कर राधा नाम जप और श्रवण द्वारा करोड़ों लोगों को सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी है। उन्होंने कहा कि ऐसे महान संत ने देश और सनातन धर्म के लिए अपना जीवन समर्पित किया है और करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव लाया है। इस मांग का समर्थन ब्रजभूमि के प्रमुख संत महामंडलेश्वर रामदास जी महाराज, आचार्य लक्ष्मी नारायण दास जी, कुंज बिहारी पीठाधीश्वर इंदुलेखा जी और अन्य संतों ने भी किया है। आज हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है और मांग की है कि हमारे सनातनी हिंदुओं के गौरव परम पूजनीय प्रेमानंद महाराज जी को भारत रत्न दिया जाए, क्योंकि उन्होंने करोड़ों युवाओं को शराब, सिगरेट, गुटखा, बीड़ी, जुआ, मांस, मदिरा से त्याग कराकर सद्मार्ग दिखाया है। उन्होंने सभी सनातनी हिंदुओं को जोड़ा है। उन्होंने भगवान श्री राधा कृष्ण की महिमा उन सनातनियों तक पहुंचाई है, जिससे सभी सनातनी एकत्रित होकर राधा नाम का उच्चारण करते हुए भगवत प्राप्ति के लिए एक अच्छे मार्ग पर चल रहे हैं। राधे राधे श्याम मिला दे, बिगड़े सारे काम बना दे। और बहुत ही बड़ी बात है कि अगर हम भारत रत्न अगर क्रिकेटर को दे सकते हैं या किसी भाई गायकी के क्षेत्र में किसी को देख सकते हैं, सिंगर को, तो संतों को भी तो देके ये समाज को प्रेरणा देनी चाहिए कि जो संत भगवंत से मिलाते हैं, लोक से परलोक बनाते हैं। तो ऐसे प्रेमानंद महाराज जी को अगर भारत रत्न मिले, वैसे तो वो अनमोल रत्न है, वो तो राधा रानी के रत्न है। और अगर भारत के भी अगर भारत में हैं और पूरे विश्व का कल्याण करते हैं तो उन्हें तो विश्व रत्न ही कहें, लेकिन उन्हें भारत रत्न देने से सभी साधु संतों को और उनके भक्तों को और स्वयं बांके बिहारी को भी बड़ी प्रसन्नता होगी अगर प्रेमानंद जी को भारत रत्न मिले। प्रेमानंद जी महाराज के लिए जो भारत रत्न की आपने उपलब्धि बताई है, उसमें कई कारण हैं। भारत रत्न इसलिए भी मिलना चाहिए कि हमारे देश का नाम भारत है और भा शब्द ज्ञान का प्रतीक है, और ज्ञान में जो रत रहते हैं, ज्ञान में जो सने रहते हैं, ज्ञान में जो हर समय ज्ञानमय रहते हैं, ऐसे महान ज्ञानी को, ऐसे महान संत को भारत रत्न भारत की एक उपलब्धि होता है। इसलिए मुझे मेरे मन में, मेरे हृदय में बार बार ये भगवान से प्रार्थना करने को आ रही है कि निश्चित महाराज जी को भारत रत्न मिलना ही चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे निरंतर हमलों और अत्याचारों के विरोध में मंगलवार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने महानगर के इंपीरियल चौराहे पर इकट्ठा होकर बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और उसे मानवता विरोधी बताते हुए उसका पुतला फूंका। प्रदर्शन के दौरान बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। वहीं व्हीप नेता राजीव ठाकुर ने कहा कि पड़ोसी देश में सनातनी भाइयों का निशाना बनाया जा रहा है और उनके साथ हिंसा जैसी जघन्य घटनाएं घट रही हैं। उन्होंने भारत सरकार से मांग की है कि देश में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या को तत्काल बाहर निकाला जाए। ये प्रोटेस्ट मुरादाबाद महानगर बजरंग दल द्वारा किया जा रहा है। स्पष्ट रूप से बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को बताना चाहता हूं, वो समझ जाएं, यदि अगर यहाँ का बजरंग दल खड़ा हुआ तो बांग्लादेश के अंदर घुसते ही यूनुस को अपने हाथ से जाकर फांसी देगा। साफ कहता हूं, बांग्लादेश की सरकार होश में आ जाओ, हिंदुओं का अत्याचार बंद करो। यदि अगर ये नहीं किया तो जैसा बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है, वैसा हिंदुस्तान के अंदर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के खिलाफ बजरंग दल सख्त में करके करेगा। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और प्रधानमंत्री का वहां के बांग्लादेश के यूनिस खान का पुतला दहन किया गया है। आगरा में बिजली निजीकरण का 15 साल का सफर विरोध से विश्वास तक का एक लंबा और बदलाव भरा इतिहास है। 2009 में बसपा शासनकाल में टोरेंट पावर को बिजली आपूर्ति की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। शुरुआत में राजनीतिक दलों और जनता का सड़कों पर प्रदर्शन, मुकदमे और गिरफ्तारी जैसी घटनाओं के बीच कंपनी को काम शुरू करना पड़ा। समय के साथ टोरेंट पावर ने अपनी सेवाओं में सुधार किया। 24 घंटे बिजली फॉल्ट पर त्वरित कार्रवाई, अंडरग्राउंड केबलिंग और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर ने शहरवासियों की राहत बढ़ाई। टोरेंट पावर की सर्विसेज से हम बहुत सेटिस्फाइड हैं, बहुत खुश हैं। पहले एक बहुत टेंशन होती थी कि अगर लाइट चली जाती थी या ट्रांसफार्मर फूक जाता था तो काफ़ी घंटों बाद लाइट आती थी। जनरेटर चलते चलते फूक जाता था, डीजल का इंतजाम करते करते स्टाफ परेशान हो जाता था। कभी कभी तो हमारे यहाँ का जो ट्रांसफार्मर फूका तो एक हफ्ते लाइट नहीं आई थी। वो बहुत ही ख़तरनाक एक्सपीरियंस था। राजनगरी आगरा की जनता और सरकार के सहयोग से टोरेंट पावर को मुबारकबाद दी जाती है। ये 15 साल इन्होंने पूरे कर लिए। लेकिन जिस तरीके से उद्योग की बात होती है, हम नेशनल चैम्बर के माध्यम से और तमाम इस संगठनों के माध्यम से टोरेंट पावर से आज कनेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं। लाइट के बिल अनाप शनाप आते हैं। एक बार कोई बिल बढ़ जाता है तो फिर वो घटता नहीं है, उसके लिए आदमी चक्कर ही लगाता रहता है। टोरेंट पावर की जो सर्विस है वो अच्छी है, लेकिन जो कमी है वो ये है कि गरीबों को जो आज नए कनेक्शन लेने हैं उसके लिए बड़ा परेशान होना पड़ता है। उसके लिए उन लोगों को डॉक्यूमेंट्स वगैरह इतने बता दिए जाते हैं कि वो उसे सबमिट करना बड़ा मुश्किल पड़ता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं टोरेंट पावर को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि टोरेंट पावर ने अपने आगरा जैसे शहर के अंदर 15 साल मुकम्मल कर लिए। सरकार और पुलिस के सहयोग से। रही दुश्वारियों की बात, हाँ बहुत सारी दुश्वारियाँ थी उस वक्त जब टोरेंट नहीं थी, DVNL थी तो लाइट बहुत जाती थी। मुझे लगता है 12 घंटे लाइट रहती थी और 12 घंटे लाइट चली जाती थी। लोग बहुत परेशान रहते थे और पोलिंग पर कहीं पे तार से खंभे लटक रहे हैं। काफ़ी सारे इंसिडेंट भी हुए, कई लोगों की जानें भी गईं, कई जानवरों की भी जानें गईं। टोरेंट के आने से ये तो राहत मिली है कि लाइट अब बिल्कुल भी नहीं जाती। लोग बिल्कुल कंफर्ट जोन में आ चुके हैं। जनरेटर ख़त्म हो चुके हैं, इन्वर्टर ख़त्म हो चुके। एक तरीके से जो प्रदूषण होता था जनरेटर की वजह से, तो टोरेंट के आने से वो प्रदूषण से लोगों को राहत मिली है। इवन ताजमहल को भी राहत मिली है, क्योंकि ताजमहल भी उसकी वजह से काला होता था। टोरेंट जब आए थी, लोगों में एक जिज्ञासा ये हो गई थी कि इससे जनता को बहुत राहत मिलेगी। ये मायावती का शासन था उत्तर प्रदेश में, तब उनसे कुछ एग्रीमेंट हुआ था, उसके बाद टोरेंट ले आए थे। बट वो राहत एक मिली है, बाकी नुकसान भी हुआ है। नुकसान ये हुआ है कि यहाँ पर ये जो अंडरग्राउंड और केबल डाली थी तो बहुत सारे के रोज़गार तबाह हो गए। दुकानें खोदी गई और जो ठेली वाले और जो फड़ वाले थे उनको हटा दिया गया। उससे काफ़ी उसमें ये भी बीच में ये आया था कि कुछ मकानों की बुनियादें भी गली कूचों में जब खोदी लाइन अंडरग्राउंड डाली गई तो उसमें जी आज से 15 साल पहले जब टोरेंट पावर नहीं था, अक्सर हमारी लाइट जाया करती थी और अक्सर हॉस्पिटल को संचालित करने के हिसाब से हमने एक बहुत बड़ा जनरेटर खरीदना पड़ा था। तो अब जब से टोरेंट पावर आई है, हमारा जनरेटर वैसे का वैसा रखा हुआ है। कभी कभी 8-10 मिनट के लिए चलाना पड़ता है, वो भी बहुत कम, कभी कभी बहुत हफ्तों बाद। जब से टोरेंट पावर आई है, हमारी लाइट सुचारू रूप से जारी है। टोरेंट की सर्विसेज अच्छी हैं। हम लोग कभी फ़ोन करते हैं, कोई तार हमारा गिर गया या कोई दिक्कत होती है तो टोरेंट पावर तुरंत आके उसे रिपेयर करती है। एक बार अभी कुछ हफ्तों पहले की बात है, हल्की हल्की शाम को बारिश हो रही थी। हमारे बाहर जो हॉस्पिटल के बाहर मीटर लगा है कॉमर्शियल, उसमें किसी प्रकार से आग लग गई। हमने तुरंत टोरेंट पावर को सूचित किया और टोरेंट विभाग से तुरंत लोग आए और साथ साथ दमकल भी आई और हमारा जो आग लग गई थी मीटर में, उसको तुरंत काबू में किया। तो इस प्रकार सर्विसेज साथ साथ लाइट का सुचारू रूप से देना, ये महत्वपूर्ण बात है टोरेंट पावर के लिए। देखिए, टोरेंट पावर को काफ़ी समय हो गया है, बहुत सालों से हम टोरेंट पावर की अच्छी सर्विसों का फ़ायदा उठा रहे हैं। जैसे कि हम पहले समय में देखते थे, हमारे दादा पिताजी के टाइम पे सरकारी लाइटें होती थी, तब उस समय पे इतना सुविधाएं नहीं होती थी, पूरे लाइट जाती थी, बच्चे बहनें परेशान होते थे, गर्मी हो चाहे ठंड हो, लाइट नहीं रहती थी। अब सरकारी लाइट का समय था। अब जब से टोरेंट पावर आई है, सभी लोग, पूरे शहर में बहुत राहत का माहौल है
और टोरेंट पावर के से मतलब बहुत फ़ायदा पूरे शहर को मिला है। और आगे भी हमारी ऐसी टोरेंट पावर से ऐसी अपेक्षा है कि आगे भी टोरेंट पावर अच्छा काम करता रहेगा। मैंने देखो अभी चर्चा में आपको सारी बातें बताई कि टोरेंट पावर की क्या उपलब्धियां हैं। जस्ट मैं आपको ये बताना चाहूँगा आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से कि हमने जो शहर के लिए कार्य किए हैं वो उत्कृष्ट कार्य हैं। जो हमने दृढ़ संकल्प लिया था, टोरेंट पावर ने जो दृढ़ संकल्प लिया था शहर में 24 घंटे सप्लाई देने का, वो पूरा किया है। मैं आपको बताऊं तो ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि टोरेंट पावर ने TTZ के लिए भी बहुत अच्छा काम किया है। आज जनरेटरों की धड़ाहट, उसका धुआं, प्रदूषण सब बंद है। 24 घंटे सप्लाई मिल रही है। सुरक्षित और सुनिश्चित सप्लाई का जो दृढ़ संकल्प लिया था वो पूरा किया है। हमने उपभोक्ताओं की संख्या भी इन 15 साल में बढ़ाई है। हमने ऐसी व्यवस्थाएं कस्टमर सर्विस में दी हैं, जिसमें ऐप को लॉन्च किया है, टोल फ्री नंबर चालू किया है। हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी चालू की हैं जो आज डिजिटलाइजेशन से जुड़ी हुई हैं। बसपा शासन में बिजली का निजीकरण हुआ था और टोरेंट पावर लिमिटेड कंपनी को ये जिम्मेदारी दी गई थी। टोरेंट पावर ने आगरा में ये जिम्मेदारी संभाली तो लगातार टोरेंट पावर कंपनी का विरोध प्रदर्शन भी देखा जा रहा था। वहीं तमाम संगठन और राजनीतिक दल इस बिजली का जो निजीकरण हुआ था, टोरेंट पावर को जिम्मेदारी दी गई थी, इसका लगातार विरोध कर रहे थे। लेकिन टोरेंट पावर को आगरा में अब 15 साल हो चुके हैं। 15 साल बाद लोगों की साफ तौर से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं कि जिस तरीके से टोरेंट पावर ने आगरा में जो बिजली की सप्लाई दी है, जो सर्विस है, उसको लेकर लोगों में काफ़ी राहत है। वहीं लोगों का साफ तौर से कहना है कि जब सरकारी बिजली थी तो 12 घंटे बिजली आती थी और गर्मियों में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब टोरेंट की सर्विस है कि 24 घंटे बिजली आती है। इंडिया वॉइस न्यूज़ चैनल ने आगरा के तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं और जो हॉस्पिटलों के संचालक हैं, उन लोगों से बात की तो उनका साफ तौर से कहना था कि जो टोरेंट की जो सप्लाई है, जो टोरेंट की जो सर्विस है, वो वाकई सर्विस है, कह सकते हैं कि सराहनीय कार्य भी है। क्योंकि जो टोरेंट है, टोरेंट ने 24 घंटे बिजली देने का जो वादा किया था, वो वादा अपना कंपनी ने निभाया है। हमने तमाम लोगों से बात की तो अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। लोगों का साफ तौर से कहना है कि टोरेंट कंपनी को अभी और कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। वहीं जो आगरा टोरेंट कंपनी के PRO हैं भूपेंद्र, उनका साफ तौर से कहना है अभी इस विषय पर चिंतन और चल रहा है, आगे और बदलाव किए जाएंगे। अपने सहयोगी उमर के साथ जीशान अहमद, इंडिया वॉइस आगरा। महाराजगंज में नौकरियों को लेकर एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। जानकारी के अनुसार एक युवती अपनी नौकरी की मांग को लेकर बिजली टावर पर चढ़ गई। युवती के इस कदम से इलाके में भारी भीड़ जुट गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस और प्रशासन को सूचना दी। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मी और स्थानीय अधिकारी युवती को समझाने का प्रयास करने लगे। काफ़ी देर तक बातचीत और समझाने के बाद पुलिस ने युवती को सुरक्षित रूप से टावर से नीचे उतारा। इस घटना ने क्षेत्र में बढ़ती बेरोजगारी और युवाओं की समस्याओं पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशासन ने कहा कि युवती को सुरक्षित नीचे लाने के बाद उसे आवश्यक मदद और परिवार के सुपुर्द किया गया है। यह मामला बेरोजगारी और युवा असंतोष की गंभीर चुनौतियों को उजागर करता है। जौनपुर से एक मनोरंजन और राजनीतिक मिलन की खबर सामने आई है। पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने भोजपुरी सुपरस्टार बीजेपी नेता पवन सिंह को आगामी फिल्म की शूटिंग सेट पर जाकर शुभकामनाएं दी। इस दौरान दोनों की मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने पवन सिंह के साथ अपने फेसबुक अकाउंट पर साझा करते हुए उन्हें आगामी फिल्म के लिए शुभकामनाएं दी हैं और छोटे भाई के रूप में अपने स्नेह का इजहार किया। इस मुलाकात और वीडियो पोस्ट ने दोनों के समर्थकों और भोजपुरी फिल्म प्रेमियों में चर्चा का विषय बना दिया है। पवन सिंह और पूर्व सांसद धनंजय सिंह की यह मुलाकात मनोरंजन और राजनीति के संगम का उदाहरण मानी जा रही है। सोशल मीडिया पर वीडियो को देखकर लोगों ने दोनों के बीच मित्रता और पारिवारिक संबंध की सराहना भी की है।
कानपुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय मोबाइल चोरी गिरोह का सफलतापूर्वक पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 5 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 113 नए महंगे मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए हैं। बरामद मोबाइलों की अनुमानित कीमत करीब 60 लाख रुपए बताई जा रही है। गोविंदनगर थाना क्षेत्र में स्थित कृष्णा कम्युनिकेशन मोबाइल शॉप में हुई चोरी के मामले का खुलासा पुलिस ने बड़ी कुशलता से किया। ऑपरेशन त्रिनेत्र और सर्विलांस तकनीक की मदद से लखनऊ से आरोपियों को पकड़ने में सफलता मिली है। जांच में सामने आया कि यह गिरोह बिहार, नेपाल और अन्य राज्यों में चोरी कर फरार हो जाता था। पुलिस ने बताया कि गिरोह के एक आरोपी अभी भी फरार है और उसकी तलाश जारी है। कानपुर पुलिस ने इस सफलता को अपनी ठोस जांच और सतर्कता का परिणाम बताया है, जिससे मोबाइल चोरी के मामलों में बड़ी राहत मिलने की संभावना है। 7/12 को गोविंदनगर में एक नकबजनी की घटना घटित हुई है, जिसमें करीब 60 लाख रुपए के स्मार्ट मोबाइल फ़ोन की चोरी हुई थी। हमारी टीम द्वारा आप सारे 3 शहरों के सीसीटीवी फुटेज का स्टडी करी है और कुछ होटलों से जो जानकारी मिली थी, इनका सारी सूचनाएं एकत्रित करी है और इस गैंग को ट्रैक करने में कामयाब रहे हैं। इनकी लोकेशन घोड़ा सहन, चंपारण, मोतिहारी इनकी मिली है और ये गैंग पूरे भारतवर्ष में विभिन्न शहरों में घटना घटित करते रहे हैं और ये सामान की चोरी करके नेपाल में ले जाते थे, बीरगंज में। हमारी टीम इनको लगातार 17 दिन तक वहाँ रही है और विभिन्न शहरों में, खास करके पटना और मोतिहारी और नेपाल के बीरगंज में इनकी एक्टिविटी को मॉनिटर कर रही थी। हमारी टीम द्वारा इनके द्वारा जितने भी मोबाइल फ़ोन चोरी की गई थी, सारे के सारे मोबाइल फ़ोन बरामद कर दिए हैं। इसमें 5 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं और हमारी टीम के मनोबल बढ़ाने के लिए मेरे द्वारा 1 लाख रुपया तथा हमारी डीजीपी महोदय द्वारा भी 1 लाख रुपये का पुरस्कार दिया। मंदिर के विकास, श्रद्धालुओं की सुविधा और व्यवस्थाओं में सुधार की उम्मीद, खासकर भक्तों द्वारा भोग अर्पण करने जैसे बदलावों को लेकर लोग उत्साहित हैं और सरकार के इस फैसले को सही मान रहे हैं। वहीं श्री बांके बिहारी मंदिर हाई पावर्ड कमेटी के सदस्य दिनेश गोस्वामी ने बताया कि बांके बिहारी जी मंदिर वृंदावन का एक प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है, जिसका निर्माण स्वामी हरिदास जी ने करवाया था और यह राधा कृष्णा के एकाकार स्वरूप के रूप में पूजनीय है। आज की स्थिति को देखते हुए, श्रद्धालुओं की सुविधा देखते हुए यह कदम स्वागत योग्य है। यह कदम मंदिर के प्रबंधन और आधुनिक बनाने और श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। बदायूं में पुलिस और इनामी लुटेरों के बीच हुई मुठभेड़ में 25-25 हजार के इनामी बदमाश घायल हो गए हैं। मुठभेड़ सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के बिलसी रोड पर हुई। घटना में इंस्पेक्टर हरेंद्र सिंह बाल बच गए। उनकी बुलेट प्रूफ जैकेट में बदमाशों की गोली लगी है। इस दौरान एक सिपाही भी घायल हो गया। घायल बदमाशों को तुरंत इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि एक बदमाश फरार हो गया। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से लूटी हुई पिस्टल, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और जेवरात बरामद किए हैं। 2 दिन पहले ये बदमाश रेगालिया कॉलोनी में एक महिला अधिकारी के घर लूटपाट में शामिल थे और उसी मामले की जांच में पुलिस से आमने सामने मुठभेड़ में घायल हो गए। पुलिस ने मौके पर कड़ी सुरक्षा और सतर्कता बरतते हुए मामले की आगे की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।